जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी विद्यार्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकों। मैं ध्रुव जानी आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी की साप्ताहिक श्रृंखला में स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, यह हमारी साप्ताहिक श्रृंखला मात्र और मात्र कानूनों के अध्ययन के ऊपर समर्पित है। मात्र और मात्र कानूनों का अध्ययन ही हम इस श्रृंखला में करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसी के तहत आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को बहुत ही नज़दीक से देखेंगे। हमारी परीक्षा मांगे है वो कैसे संपन्न हो जाए, उस तरह यह पूरे सिनेरियो को देखने का प्रयास करेंगे। प्लस एज यू ऑल नो, ये हमारी सीरीज यह बुक के ऊपर डिपेंडेंट है, यह बुक के ऊपर आधारित है। बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है, हमारे सामने यहाँ हार्ड कॉपी में भी मौजूद है और बहुत ही अच्छी बुक है। प्लस यहाँ जो कंटेंट दिया है लेखक ने, वो कंटेंट कंपाइल करके दिया है, अलग अलग सोर्स से कंपाइल करके दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा ज़रूरियातों को यह बुक अपने आप ही पूर्ण कर सकती है। इसी श्रृंखला में जैसे ही यह कानूनों का अध्ययन पूर्ण हो, तो उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के आज दिन तक, जिन्होंने आज के भारत निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई कानूनों के जैसे ही, तो उनको हम लोग यहाँ इसी श्रृंखला के तहत कंटिन्यू करेंगे। वैसे कानूनों की बात करें तो 100 से अधिक कानून है, तो लंबी यात्रा है और बहुत ही अच्छी यात्रा है जो हमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और ये लाइफ टाइम चीज़ें हैं, ये कानून या सुप्रीम कोर्ट के चुकादे आप 50 साल के बाद भी देख सकते हैं, 100 साल के बाद भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, जिसको लेकर आगे हम लोग प्रति वीक चल रहे हैं। प्रति संडे मैं आपके सामने इस श्रृंखला के तहत हाजिर होता हूँ और कुछ चुनिंदा कानूनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोडस ऑपरेंडी हमारी सेम है। सबसे प्रथम हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद उसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसकी चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण प्रावधानों के बाद आखिरी में इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं या इसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं, अगर हमें कोई देखने को मिलती है तो इस कानून की भी हम लोग इसी तरह चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इसके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में हम लोग कारण भी देखते हैं और थोड़ा बहुत उद्देश्य भी देखने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये ऐसे कानून जो है वे सबसे प्रथम तो घड़े गए, फिर उसके बाद पारित किए गए और उसके बाद इसको लागू किया गया। तो अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ये हमें सबको मालूम है। 1947 वी एक्चुअली अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन पावर्स। अब भारत तो आज़ाद हो गया है, मगर अगर व्यक्ति स्वाधीनता की बात करें, व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करें, तो भारत बहुत ही पीछे था। कई सारे वर्ग थे भारत में, कई सारे जो है ऐसे 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 क्लासेस थे, क्लासेस ऑफ पीपल थे, कि जो आज दिन तक आज़ादी के कुछ सालों के बाद भी, जब तक ये कानून लागू हुआ तब तक वे लोग स्वाधीनता जो है वो फील नहीं कर पा रहे थे, या उनको नहीं लग रहा था कि हम लोग वाकई में स्वतंत्र हो चुके हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि भारत में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में भी वर्ण व्यवस्था है, जो कि वैदिक युग से भारत में चली आ रही है। और उसके तहत उच्च वर्ग निम्न वर्ग का डिवीजन हम लोग सिंस टाइम इमेमोरियल देखते आए हैं, यानी कि जब से समय की शुरुआत हुई तब से हम लोग देखते आए हैं। तो इसी के तहत हिस्टोरिकली कुछ वर्ग ऐसे थे भारत में जो कि प्रताड़ित रह गए थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जिनके साथ अन्याय हो रहे थे, तो वे अभी भी चल रहे थे। तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए तब की सरकार ने, तब के नेतृत्व में यह कानून को पारित करने का फैसला किया, प्लस इस कानून को लागू करवाने का भी फैसला किया, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा फैसला है। अगर इसका वर्ग देखें, फोकस्ड वर्ग इस कानून का, तो 2 वर्ग है, जिसमें से एक रहेगा शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा रहेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहेगा। और जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, वो रहेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ कास्ट की या नंबर ऑफ ट्राइब्स की हमें एक सूची दी गई है। तो जो कास्ट, जो ट्राइब्स उन सूची में आएगी, वो इस शेड्यूल्ड कास्ट के बैनर के नीचे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बैनर के नीचे आ सकती है। और ये दोनों वर्ग भारत में सबसे अधिक वंचित है, सबसे अधिक वंचित वर्ग। ठीक है, तो इन लोगों को
ध्यान में रखते हुए, इन लोगों के साथ होते अन्यायों को ध्यान में रखते हुए, इन लोगों के साथ होती बदसलूकियों को ध्यान में रखते हुए तब के नेतृत्व ने 1989 में यह कानून को घड़ा, यह कानून को पारित किया और यह कानून को लागू भी करवाया। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जो गुनाह होते हैं या जो गुनाखोरी होती है वो भी इन लोगों के सामने ही होती है, इन लोगों के ऊपर ही होती है। तो ये सारी चीज़ों को तब के नेतृत्व ने बहुत ही हाईलाइट किया, बहुत ही गंभीरता से लिया और कैसे यह वर्गों को, यह क्लासेस को बचाया जाए भारत के अन्य समाज से, भारत के अन्य सवर्ण समाज से, कैसे इनको जो है इनको हो रहा अन्याय समाप्त किया जाए, उस उद्देश्य के साथ यह कानून का गठन हुआ था और यह कानून का जो है अमलीकरण भी हुआ। तो ये पूरी बात है, ये पूरी उद्देश्य की बात है। अब आगे देखें तो उद्देश्य में यहाँ भी देखने को मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि मात्र और मात्र जो मार्जिनलाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो कि हाशिए में चला गया था, यानी कि साइड में चला गया था पूरे समाज में, पूरी सामाजिक व्यवस्था में, उनको कैसे फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको कैसे फिर से जो है प्रथम हरोड़ में लाया जाए। तो यह बात को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लागू किया था। मगर प्रत्येक सिक्के के दो बाजू होते हैं, वैसे ये कानून की भी दो बाजू है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे इसके क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस में। मगर यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि ये कानून बहुत ही अच्छा है, निसंदेह अच्छा है। जिन जिन वर्गों की यहाँ बात की है, शेड्यूल्ड कास्ट की या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मगर कैसे ये हानिकारक है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि प्रत्येक सिक्के की दो बाजू होती है, एक अच्छी बाजू होती है, एक बुरी होती है। अब अगर इसके उद्देश्यों को देखने की बात करें तो यहाँ हमारे सामने मौजूद है। The objective of this act is to address the continued rise of atrocities against scheduled caste, scheduled tribe community and severely punish the instance of the same, and to ensure that there is a holistic integration of this community, which have historically been marginalized by mainstream society and have been subject to the continuous discrimination throughout the history. जो बात मैंने आपको बताई वैदिक काल से, ये कोई 50-100 साल की हिस्ट्री की बात नहीं है, 1-2 सदियों की हिस्ट्री की भी बात नहीं है, ये हजारों साल की बात है। तब से जब से वर्ण व्यवस्था हमने दाखिल की हमारे समाज में, तब से ये लोग जो है वे एक तो एकदम पिरामिड के निचले स्तर पर रहते हैं और सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है, और इनके सामने भी कई सारे गुनाह होते हैं, इनके सामने इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, इनको अन्याय मिलता है, इत्यादि चीज़ों को रोकने के लिए, जो कि ऐतिहासिक रूप से मिलते आ रहे हैं भारत में, ये कानून बनाया गया था। उसके बाद since almost the time of the coming into existence of the caste system, yes, लगभग अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो भारत के कास्ट सिस्टम का इतिहास 2500 वर्ष का है। 2500 वर्ष, कुल मिलाकर 2500 वर्ष से हम लोग यह कुछ ज्ञातियों के ऊपर, जो कि अपने आप में निम्न कक्षा की हम लोग मानते हैं, निम्न वर्ण की मानते हैं, वो भी हम ही मानते हैं, वो भी हमने ही बनाई है। तो जो सबसे निम्न कक्षा का हम लोग गिनते हैं, हम उसके साथ अत्याचार करते हैं, और पिछले 2500 साल से ये अत्याचार हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए आज़ादी के कुछ साल बाद यह कानून लाया गया, इसको पारित और अमल बनाया गया। तो ये इसका मूलभूत उद्देश्य था। प्लस अगर इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि यह कानून कैसा था। तो यहाँ पहले ही वाक्य में लिखा है, यह कानून कुल 23 सेक्शनों से बना था, यानी कि कुल 23 अनुच्छेद थे, जो कि 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। तो 5 चैप्टर्स इन विच 23 सेक्शंस वर मेंशन्ड, और यही पूरा कानून है। और इस कानून के तहत ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की गई कि जो सवर्ण लोग हैं या जो अन्य ज्ञाति, उच्च ज्ञाति के लोग हैं, वे निम्न ज्ञाति के ऊपर आसानी से कोई भी प्रकार का अत्याचार, कोई भी प्रकार की पीड़ा, यातना, प्रताड़ना नहीं दे सकते। अगर दी तो उनको गंभीरता से गुनहगार माना जाएगा और उनको गंभीर से गंभीर सजा भी दी जाएगी। तो ये बात है। अब देखते हैं चैप्टर 1 इसका क्या कहता है। प्रिलिमिनरी है इसका पहला चैप्टर। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस 1 and 2 which are the provisions for the extent of the act and the definition it concerns itself with. Under section 2C, scheduled caste and tribes are defined as those caste tribes which have been assigned the same status by the article 366 and article 366 24 subsection and 25. तो यहाँ सूची है पूरी, ठीक है। यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। तो इन सूची में जो जो कास्ट होंगी, इन सूची में जो जो ट्राइब्स होंगी,
इन सारी ट्राइब्स, इन सारी कास्ट को शेड्यूल्ड गिना जाएगा और उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार होगा जो कि बहुत ही अच्छे किस्म का होना चाहिए। यह एक्ट ये सुनिश्चित करता है। तो प्रथम जो चैप्टर है उसमें मात्र डेफिनेशन ही दी गई है, व्याख्या ही दी गई है और कहा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट किसे गिना जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसे गिना जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट कहा गया है कि आर्टिकल 366 सबसेक्शन 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सूची दी गई है उसमें जो कास्ट है उनको अनुसूचित जाति माना जाए, और आर्टिकल 366 सबसेक्शन 25 में जो सूची दी गई है उन सबको शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाए, यानी कि अनुसूचित जनजाति माना जाए। तो ये पूरी व्याख्या की बात रही प्रथम चैप्टर में। अब आगे देखें तो उसमें ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी की बात आई है। सेक्शन 3 अंडर दिस चैप्टर आउटलाइंस द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी। यस, सेक्शन 3 यानी कि इसमें पनिशमेंट का जिक्र है। सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 2 हम लोग कह सकते हैं देयर आर 15 एट्रोसिटीज आउटलाइंड इन द एक्ट, 15 टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज, बट आर नॉट एग्जिस्टिव in that even other offense can be identified too far under the amendments of this act. yes, कुल मिलाकर तब 15 एट्रोसिटीज को जो है माना गया था, मगर उसमें अमेंडमेंट के द्वारा और भी एट्रोसिटीज उसमें हम लोग लगा सकते हैं। ये यहाँ लिस्ट पूर्ण नहीं होता ऐसा कहा गया है। दिस एट्रोसिटीज इंक्लूडिंग फोर्सिंग शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब मेंबर टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नोक्शियस सब्सटेंस यानी कि कोई ऐसा कैफी पदार्थ कह सकते हैं। Forcing them to remove their clothes or parading them naked, the forceful occupying of property belonging to scheduled caste or tribe members, forcing scheduled caste or tribe member to perform beggar, that is a bonded labor, intimidating people belonging to scheduled caste tribes communities to vote for certain candidates, instituting false complaints against people belonging to scheduled caste or tribe community, humiliating them on the basis of their caste, denying the right of way यानी कि freedom to move across the public land, etc. etc. जो कोई भी बात जिनसे शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को आज दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उनकी कोई आवाज़ ही नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई आपको गांव के सार्वजनिक कुएं में से पानी नहीं भरना है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर पाता था प्रायर टू 1989, मगर इस एक्ट ने उन लोगों को ताकत दी। अब उनको कोई बोल के दिखाए कि आप पानी नहीं भर सकते, देन दे कैन यूज दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत वो बोलने वाले के ऊपर गुना दाखिल होगा और उसको सख्त से सख्त सजा भी मिल सकती है। तो ये काम इस एक्ट ने कर दिया जो पिछले 2500 3000 वर्ष से भारत में नहीं हुआ था। तो इस तरह से यह एक्ट की बहुत ही अहमियतता है। और जैसे मैं आपको कहा कि यहाँ जिन जिन वर्गों के ऊपर फोकस्ड हुआ है उनके लिए तो ये भगवद गीता समान एक्ट है। उनको किसी भी एक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में उनको दिलचस्पी नहीं है, उनको जीएसटी में नहीं है, उनको कोई भी एक्ट में दिलचस्पी नहीं है। आई मीन उनको जो पसंद है वो है मात्र और मात्र 1989 का यह एट्रोसिटी वाला एक्ट, जिनके तहत वे लोग किसी भी और व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा दाखिल करा सकते हैं। तो ये बात है चैप्टर 2 की। It is evident that the Act covers a wide range of action and atrocities under its ambit. These atrocities have been identified based on the historical abuse and discrimination faced by the people of scheduled caste or scheduled tribes. यानी कि जो पिछले कई वर्षों से जो इन लोगों ने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली है, अगर उनमें से ही कोई ऐसी ही यातनाएं प्रताड़ना है फिर से वर्तमान समय में अगर उनको झेलने को मिली, देन एट्रोसिटी का गुनाह जो है वो यहाँ दाखिल हो सकता है करने वाले के ऊपर। जो कोई भी अन्याय कर रहा है, जो कोई भी पीड़ा दे रहा है, उनके ऊपर यह एट्रोसिटी दाखिल हो सकती है। तो एक प्रकार का रक्षण है इन दो कम्युनिटीज़ को, जिन कम्युनिटीज़ की कदर भारत के किसी भी उच्च वर्ण ने नहीं की इतिहास में कोई भी समय में। तो ये बात है, ये काम इस एक्ट ने कर दिखाया है। आगे देखें तो फॉर दिस ऑफेंस सेक्शन 3 प्रोवाइड्स पनिशमेंट। यस, यहाँ सजा की जो है बात की गई, सजा का प्रावधान है। फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ एन ऑफेंस लिस्टेड अंडर द सेक्शन there is a corresponding punishment demanding the degree of the offense and the effect it has in perpetrating crimes against scheduled caste communities. This act allows for the death penalty to be handed out to the accused. The other punishments include imprisonments and fine. Yes, ठीक है। यह सेक्शन 3 के तहत जो कोई भी गुनाह है, अगर वो गुनाह में से कोई दाखिल होता है, देन उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और यहाँ ऐसी भी बात की गई है कि सजाए मौत का भी जिक्र यहाँ हुआ है।
देखते हुए कि जो जो क्राइम हुआ है वो क्राइम कितने डिग्री का है, कितना गंभीर है, और जो क्राइम करने वाला है उसका क्या इतिहास है, क्या वो फ्रिक्वेंटली शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को हैरान परेशान कर रहा है, क्या फ्रिक्वेंटली उन वर्गों के लोगों के ऊपर वो अपना रौफ जमा रहा है, या आप समझ लीजिए कि उनके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो कि आमतौर पे एट्रोसिटी मानी जाए। तो अगर वो रिकॉर्ड गलत निकला, खराब निकला, देन डेथ पेनल्टी तक की भी सजा है, वरना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है कुछ समय का, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द क्राइम, और साथ ही में उसे कोई जुर्माना भी कुछ रकम का भरना पड़ सकता है। Section 4 holds the public servants liable for neglecting their duties under this act with imprisonment of up to 1 year. Section 4 मात्र और मात्र सरकारी बाबुओं के लिए है कि जो कोई बाबू अपना फर्ज चूक जाए, इन वर्गों के सामने अपना फर्ज करने को जो मिला है वो चूक जाए, then they can be imprisonment, they can get imprisonment up to 1 year. Under Section 5, if a person is convicted for an offence under this act more than once, it allows for additional punishment of imprisonment for 1 year beyond the period of imprisonment for that particular atrocity. Yes, ये भी है, यहाँ रिकॉर्ड की बात आई कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एट्रोसिटी का गुना दाखिल हुआ तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि क्या इसी व्यक्ति के ऊपर एट्रोसिटी के ही भूतकाल में कोई गुना दर्ज हुए हैं। अगर गुना दर्ज हुए हैं तो उसको एडिशनल पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसका जिक्र यहाँ सेक्शन 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में किया गया है, तो ये बात भी हमें यहाँ सुनिश्चित करनी है। सेक्शन 9 says that it will be the state government who has the power to enforce this act. यस, और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में फॉल करेगा कि कैसे इस कानून को अच्छी से अच्छी तरीके से लागू करवाया जाए। साथ ही में चैप्टर 3 की बात करें तो वो एक्सटर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। दिस चैप्टर कंसर्न्स द रिमूवल ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू कमिट ऑफेंसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। दिस कैन बी viewed as a short preventive measure which ensures that there is a reasonable suspicion that a crime is going to be committed. Then the act provides to measure to prevent the same. Yes, यहाँ preventive detention की भी बात आ गई है। preventive detention मात्र और मात्र शंका के आधार पर अगर पुलिस जो है वो अपना काम करे, किसी भी लोग को गिरफ्तार करे मात्र और मात्र शंका के आधार पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहेगा तो निसंदेह ये कोई गुनाखोरी करेगा, तो उसी के आधार पर अगर कोई हिरासत में लिया जाए तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की इस एक्ट में मौजूदगी है, इस एक्ट में प्रावधान है, फैसिलिटी है। चैप्टर 4 की बात करें तो स्पेशल कोर्ट्स की यहाँ बात आएगी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ द केस दैट अराइज अंडर दिस एक्ट। इट ऑल्सो अलाउज फॉर अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू बी अपॉइंटेड if such a special court is constituted। तो यहाँ स्पेशल कोर्ट यानी कि विशेष अदालतों का भी जिक्र हुआ। जो एट्रोसिटीज के मुकदमे है वो सामान्य अदालतों में नहीं जाएंगे मगर यहाँ आएंगे, तो यहाँ जल्दी से इन मुकदमों के ऊपर जो है सुनवाई होगी और जल्दी से फैसला जो है वो निकल पाएगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगा, जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको भी न्याय मिलेगा, और जो गुनहगार है उसे कड़ी से कड़ी सजा जो है बहुत ही कम समय में दी जा सकती है। इसलिए यहाँ विशेष अदालत का भी प्रावधान इसी कानून में मौजूद है। चैप्टर 5 की बात करें तो उसमें मिसलेनियस बात की गई है। द चैप्टर डील्स विद द अदर प्रोविजंस अंडर द एक्ट व्हिच हेल्प विद द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। दिस इंक्लूड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू impose collective fines if it finds atrocities being committed against SC or ST, the power of the government to take preventive action in order to maintain law and order in the place where atrocities are committed, and power to override other acts। yes, यहाँ राज्य सरकार को पावर दिया हुआ है और कहा गया है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं। जिन जिन एरियाज में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के विरुद्ध में जो कोई गुना हो रहा है उनको कम करने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो निरोधक मैकेनिज्म है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा चैप्टर 5 के द्वारा, इस एक्ट के चैप्टर 5 के द्वारा राज्य सरकार को पावर मिला हुआ है। एन इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज सेक्शन 18। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। विच सेज दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ CRPC विच इज द प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल का भी यहाँ हमारे भारत में एक मैकेनिज्म है जो कि आपकी जो है ट्रायल के पहले ही आपको बेल मिल सकती है।
मगर कुछ ही केस में मिल सकती है, यहाँ देखना है क्या बात है। Which is the provision for granting anticipatory bail will not apply for this offence under this act. Yes, अगर आपने atrocity commit कर दी है, आपके ऊपर atrocity के charge लग गए हैं, then you are actually not eligible to get that anticipatory bail. You are not actually eligible to apply for it even. ठीक है, तो ये परिस्थिति है। तो इसी तरह से यहाँ से हम लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी जो है कमिटेड है, कितनी डेडिकेटेड है कि एट्रोसिटीज़ वाले जो गुनाह है उनको कम करने के लिए। और यहाँ से गुनाह की गंभीरता भी हमें देखने को मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल ना मिलना यानी कि गंभीर गुनाह होना, तो एट्रोसिटी को गवर्नमेंट ने इस कानून के तहत गंभीर गुनाहों की श्रृंखला में रख दिया है। तो वैसे भी ये थोड़ा जो है सीरियस साबित हो सकता है ये गुनाह। आगे देखें, दिस एग्जिबिट्स द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एज ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल इज वन ऑफ द रूल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. The elimination of the same for this act shows the government's intent to tackle the crimes under this act in the harshest manner possible by increasing the effect of deterrence. यानी कि तत्कालीन रूप से सरकार जो है वो एट्रोसिटी में जो गुने हो रहे हैं उसको कम करना चाहती है और इसीलिए यहाँ एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान हटा दिया। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल देना हमारे सीआरपीसी का ही अपने आप में सिद्धांत है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ही अपने आप में सिद्धांत है, मगर यहाँ उसको भी नहीं गिना जाता। तो इसी तरह हम लोग सरकार की भी मनसा देख सकते हैं और ये कानून की गंभीरता भी यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये पूरी बात है। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रत्येक सिक्के की दो बाजू होती है, किसके मेरिट्स होते हैं, किसके डिमेरिट्स होते हैं। तो सबसे प्रथम यहाँ हम लोग मेरिट्स की बात करें और यहाँ डिमेरिट्स की बात करें। तो मेरिट्स में तो मैंने आपको बताया कि जो आज तक का जो प्रताड़ित वर्ग था सिंस टाइम इमेमोरियल, उनकी रक्षा के लिए यह कानून है। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रक्षण, साथ ही में इनको मेन स्ट्रीम लाने में भी मदद हो सकती है। मेन स्ट्रीमिंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो ये इसके सबसे अच्छे मेरिट्स हम लोग कह सकते हैं। साथ ही में अगर इसके डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ हमें ये भी देखना है कि कैसे ये डिमेरिट है। तो सबसे प्रथम मिसयूज, एट्रोसिटी का मिसयूज भरपूर होता है, इतना भरपूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी खफा है कि क्यों इतने गुने एट्रोसिटी के अंतर्गत दाखिल होते हैं। जो है इसका मिसयूज जो है, दुरुपयोग जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में होता है और ये साबित भी हो चुका है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के जो आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उनके द्वारा कहा गया है कि 85% जो एट्रोसिटी के जो गुने हैं जो दाखिल होते हैं उनमें से काफ़ी सारे तो गलत ही साबित होते हैं, काफ़ी सारे। ठीक है, तो यही एक बात है कि इसका मिसयूज भरपूर होता है हमारे भारत में। तो यही इस कानून का सबसे बड़ा और एकमात्र डिमेरिट हम लोग कह सकते हैं। प्लस अगर अमेंडमेंट्स की बात करें इस एक्ट में तो 2 बार अमेंडमेंट हुए हैं जब से 1989 से ये लगा है तब से। पहला अमेंडमेंट आया 2015 में और दूसरा अमेंडमेंट आया 2018 में। 2018 का जो अमेंडमेंट है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया वर्ष 2018 में और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पब्लिक ऑफिसर्स को जो हिरासत में लिया जाता है एट्रोसिटी के इस कानून के तहत, उनको जो है उनको अरेस्ट करने से पहले एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और अगर यह इंक्वायरी में यह साबित हुआ कि कोई भी सरकारी अफसर जो है वो जो है उसका आप समझ लीजिए कि उसकी गलती है, उसकी मिस्टेक है, देन ओनली अरेस्ट हो पाएगा। अदरवाइज पब्लिक ऑफिसर को आप एट्रोसिटी लगा के सीधे ही नहीं उठा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑब्जर्व किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुरुपयोग इस एट्रोसिटी का पूरे देश में होता होगा, जिसकी नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से ली है। मगर यहाँ केंद्र सरकार एक जो है एक रूट के साथ, एक शॉर्टकट के साथ आ गई। 2018 में अमेंडमेंट लेके आई और उस अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 18A
को जोड़ दिया। ये 18 ने कहता है कि इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एट्रोसिटी लगती है देन जो है वो किसी भी पब्लिक अफसर के ऊपर, किसी भी सरकारी अफसर के ऊपर अगर एट्रोसिटी का गुना दाखिल होता है तो उसको तो हिरासत में लिया ही जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट 2018 में सरकार ने कर दिया। ठीक है, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह अमेंडमेंट को चालू ही रखा और कहा कि यहाँ हाईकोर्ट को यह हम लोग आदेश देते हैं, उसको एक प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं कि हाईकोर्ट ऐसा मामले में जांच करके एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। कौन दे सकती है? हाईकोर्ट। अदरवाइज यह पूरे एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो तो हमने देख लिया। मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नामदार हाईकोर्ट्स को यह शक्ति प्रदान की है कि आप जब किसी सरकारी बाबू के ऊपर एट्रोसिटी का गुना दाखिल हो तो सबसे प्रथम आप उसकी इंक्वायरी कीजिए और अगर आप संतुष्ट हो कि यह गुना जो है वो गलत रूप से दाखिल हुआ है देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड एंटीसिपेटरी बेल फॉर द सेम। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अमेंडमेंट को ऐसा ही रखा, इस अमेंडमेंट को खारिज नहीं किया, मगर साथ ही में हाईकोर्ट्स को भी एक प्रकार की शक्ति दे दी ताकि यह जो कानून है या एट्रोसिटी है उसका दुरुपयोग ना हो। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने इस कानून की सबसे प्रथम तो बैकग्राउंड की बात की, जिसमें हमने उसका कारण भी देखे, साथ ही में उद्देश्य भी देखे, फिर उसके बाद मुख्य प्रावधान देखे जिसमें हमने चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण सेक्शंस थे उनकी बात की और उसमें काफ़ी सारी माहितियाँ भी हमने देखी जो हमारी परीक्षा दृष्टि से थोड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और साथ ही में मेरिट्स, डिमेरिट्स और अमेंडमेंट्स की चर्चा की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले वीक अगले एक अच्छे से कानून के साथ, एक अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।